हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके जो एग्जाम होंगे उसमें दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस वीडियो से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों हमेशा की तरह सभी प्रश्न का फटाफट कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों फटाफट सभी का आंसर दीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज दोस्तों उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत रिवीजन कीजिए। तभी दोस्तों आपको जो है ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है दिमाग में रहेगा। अन्यथा दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, आप तुरंत सभी क्वेश्चन को भूल जाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी करेंगे। जैसे कि आप देखिए ये सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं जितना ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही सब्जेक्टिव है, तो दोनों प्रकार के प्रश्न को करेंगे। तो आप लोग दोस्तों ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को लेके आए हैं ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप फटाफट आंसर को कमेंट करेंगे और वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि दोस्तों वो भी जो है इस क्लास में ज्वाइन कर पाए और ये वीडियो को देख पाए, उसके लिए भी दोस्तों फायदा हो। ये जो है जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। तो आपको शेयर करना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता में युगल सावधान किस स्थल से मिला है। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी आपको युगल सावधान दे देगा, या फिर कभी कभी दोस्तों आपको दिविस्व संस्कार दे देगा। ध्यान रखिएगा, दिविस्व संस्कार क्या दे देगा, दिविस्व संस्कार। तो क्वेश्चन चाहे आपको जैसे भी पूछे आपको दोनों आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधान या फिर द्विस्व संस्कार ये किस स्थल से मिला है, या फिर ये किस स्थल से मिला है, तो दोस्तों आपको राइट आंसर फटाफट लगा देना है, वो है लोथल से। यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत गजब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है, ये किस युग की सभ्यता है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, वो है कांस्य युग की सभ्यता। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए टोटल आपके दो वैदिक काल है, एक आपका ऋग्वैदिक जिसको हम लोग पूर्व वैदिक भी बोलते हैं या फिर प्रारंभिक भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि प्रारंभिक वैदिक काल क्या है, प्रारंभिक वैदिक काल क्या है, तो तब यानी कि उसकी अवधि क्या है, तो दोस्तों वहां पर जो आपको राइट आंसर लगाना है, हाँ जी हाँ, वो आपको क्या लगाना है, 1500 से 1000, 1500। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी, तो बिल्कुल हट के यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्या हो जाएंगे, 1000 से 600 ईसा पूर्व। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वैदिक काल की अवधि क्या थी, या फिर पूर्व वैदिक काल की अवधि क्या थी, या फिर प्रारंभिक वैदिक काल, ये तीनों चीज दोस्तों एक ही है, ठीक है। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1500 से लेकर के 1000 तक। तो ध्यान रखिएगा 1500 से लेकर के दोस्तों 1000 अवधि था, किसका था, वैदिक काल की, यानी कि पूर्व वैदिक काल की, या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक वैदिक काल, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी। आपको मालूम है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोस्तों आज के जमाने में जैसे कि हम लोग वीजा का प्रयोग करते हैं, पासपोर्ट का प्रयोग करते हैं, एक देश से लेकर के दूसरे देश में जाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उसी तरीके से दोस्तों उस समय जो है मोहर का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट वस्तु क्या थी, तो दोस्तों आपके जो 4 के राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे मोहरे। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि मोहर जो है वो किस चीज का बना हुआ है, तो दोस्तों आपको लगाना है यह जो है सेलखरी नामक पत्थर से बनाई गई है। किससे, सेलखरी नामक पत्थर से बनाई गई है मोहर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर पाई जाती थी वो सेलखरी नामक पत्थर से बनी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर बात हो रही है वैदिक सभ्यता की, ना कि हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो बिल्कुल आर्य थे। तो राइट आंसर आपके 5 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। यही दोस्तों आर्य है जो कि हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया था, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम वैदिक सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों इसकी जानकारी जो है वो हमें वेदों से मिली, ठीक है। और वेद सबसे पुरानी वेद कौन सी है दोस्तों, वो आपके ऋग्वेद है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, भारत का नेपोलियन कहलाता है। हम लोग जानते हैं भारत का नेपोलियन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो थे, यानी कि वो जो पर्सन थे, वो जो व्यक्ति थे, वो भी जो है भारत में लगभग हर जगह को जीत चुके थे, कभी भी वो नहीं हारा था, ठीक है। तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि समुद्रगुप्त जो है वो किसका पुत्र था, तो दोस्तों आपको राइट आंसर क्या लगाना है, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारी देवी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भारत का नेपोलियन जिसका नाम था समुद्रगुप्त, उसके पिताजी का नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त, ठीक है, और कुमार देवी उसके जो है पुत्र थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का अभिलेख
सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? व्हीलर ने, मार्शल ने, प्रिंसिप ने, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 7 के जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे वो है प्रिंसिप ने। ऑप्शन आपके सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग सभी प्रश्न का आंसर दीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार दोस्तों प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जैसे दोस्तों जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उसको भी इस वीडियो देखने का फायदा मिले। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बात हो रही है यहाँ पर गुप्त वंश की, तो आपको राइट आंसर फटाफट लगा देना है। जी हाँ, वो था आपका दोस्तों श्रीगुप्त। ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन था, तो दोस्तों आपको राइट आंसर क्या लगाना है? श्रीगुप्त। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है कि हर्षवर्धन जो है वो कहाँ का शासक था? मथुरा का, कनौज का, सौराष्ट्र का, उड़ीसा का। 9 की दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत गजब, इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों वो है कनौज का। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। तो हर्षवर्धन दोस्तों वो जो है कनौज का शासक था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, अरबों की सिंध विजय कब हुई थी? बात हो रही है यहाँ पर अरबों की सिंध की, कब हुई थी? 710 को, 715 को, 716 को, 712 को। बिल्कुल दोस्तों 10 के जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अरबों की जो विजय है वो कब हुई थी, तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हो जाएगा 712 ईस्वी में। लेकिन ये किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों वो जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि अरबों की सिंध की विजय जो है वो किसके नेतृत्व में हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कब हुई थी? वो हुई थी 712 में। तो राइट आंसर आपके 10 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, सांची का जो स्तूप है वो कहाँ स्थित है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सांची का स्तूप जो है वो कौन से धर्म से संबंध है, तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बौद्ध धर्म से। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो है कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राजस्थान में, पंजाब में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर हरियाणा में। 11 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपके सी जो है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही गजब, बहुत ही बढ़िया। जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बने प्लीज उसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नगरीय सभ्यता के नाम से कौन जाना जाता है? बिल्कुल आपके जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम लोग नगरीय सभ्यता या फिर शहरी सभ्यता, देखिए क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, शहरी सभ्यता भी बोलते हैं इसको या फिर नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। वहीं पे अगर आपको पूछ देगा कि ग्रामीण सभ्यता कौन है, तो आपको राइट आंसर लगाना है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और जो आपका हड़प्पा सभ्यता था वो आपका नगरीय या फिर शहरी सभ्यता था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, अभी हमने आपको बताया, अभी हमने आपको दोस्तों कुछ मिनट यानी कि एक क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन क्या था कि उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? तो हमने दोस्तों थर्ड का आपके राइट आंसर बताया। जी हाँ, वो आपकी थी 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्या थी? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये जो है आपके उत्तर वैदिक काल की अवधि थी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि प्रारंभिक वैदिक काल क्या थी, तो अभी हमने आपको बताया ये आपका क्या हो जाएगा 13 नंबर का। जी हाँ, वो हो जाएगा 1500 से 1000, यानी कि 13 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक वैदिक काल भी यहाँ पर दे सकता है, या फिर आपको यहाँ पर दे देगा ऋग्वैदिक काल, या फिर आपको दे देगा वैदिक काल। तो चाहे वैदिक काल दे, या फिर प्रारंभिक वैदिक काल दे, या फिर पूर्व वैदिक काल दे, चाहे कुछ भी दे दे, राइट आंसर आपको क्या लगाना है? 1500 से लेकर के 1000। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं, या फिर ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, और प्रारंभिक वैदिक काल भी बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, हम ये क्वेश्चन आपको कई बार करवा चुके हैं कि दोस्तों अकबर ने जो है वो दीन इलाही का जो है धर्म चलाया था, एक प्रकार का धर्म, और अशोक ने जो है वो धम्म का प्रयोग किया था, यानी कि धम्म को चलाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर ने किस काल में दीन इलाही धर्म को चलाया था? बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 1581 में। दोस्तों अगर आप गूगल में इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो वहां पर आपको 1582 देगा। क्या देगा? 1582। तो आपको देखिए गूगल का नहीं मानना, आपको किताब का मानना है। अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों 1582 भी देता है और 81 भी देता है, तब आपको राइट आंसर जो है 81 लगाना है। अगर दोस्तों वहां पर 81 नहीं देता है, वहां पर सिर्फ 82 देता है, तब आपको 82 लगाना है। ठीक है, तो दोनों अगर देता है तो आपको वहां पर 81 लगाना है, और उनमें से एक कोई भी देता है तो आपको वह लगा देना। ठीक है, तो अकबर ने जो है 1581 में दीन इलाही धर्म को चलाया था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दारा सिर्फ जो है क्वेश्चन को घुमाने के लिए दे दिया है। आपको आसान तरीके से आंसर अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट आंसर लगा देना है। दारा और शाहजहां के पास दोस्तों जहां आरा रहती थी। कौन रहती थी? जहां आरा। दोस्तों जहां आरा के बारे में अगर बात करें तो ये जो है जो शाहजहां की जो है सबसे बड़ी बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी कौन थी? जहां आरा थी। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि दूसरी बेटी कौन थी शाहजहां की, तो दोस्तों वो थी रोशन आरा। और अगर आपको पूछ दे कि गौहर आरा जो है वो कौन से नंबर पे बेटी थी, दोस्तों वो 14वीं बेटी थी। ध्यान रखिएगा, 14वें नंबर पे जो एक बेटी थी, जो कि अंतिम बेटी थी, वो थी गौहर आरा। ये भी जो है शाहजहां की पुत्री थी। तो ध्यान रखिएगा, जहां आरा जो है वो भी शाहजहां की पुत्री, रोशन आरा वो भी पुत्री, और गौहर आरा ये भी पुत्री। और ये जो है 14वीं थी, ये जो है आपका दूसरी थी, और ये दोस्तों आपकी बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी। ठीक है,
पहली बेटी नहीं बोल रही, यहाँ पर बड़ी बेटी बोल रही है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछते कि चांदनी चौक का जो है, चांदनी चौक का जो डिजाइन है वो किसने किया था, तो दोस्तों चांदनी चौक का जो डिजाइन है वो जहां आरा ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। वैसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आपको भी नहीं पूछेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। देखिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबर जो है वो चंगेज खां का कौन सा वंशज था, 5वां, 7वां, 12वां, 14वां। 16 के दोस्तों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत गजब, ये हो जाएंगे दोस्तों 14वां ऑप्शन, आपके डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों 14th, ठीक है, तो बाबर जो है वो चंगेज खां का 14वां वंशज था। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, गुलबदन बेगम कौन थी। हमने आपको बताया था कि गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा की जो रचना है वो किसने की है दोस्तों, वो गुलबदन बेगम ने की। ठीक है, हुमायूंनामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की है। तो हम लोग जानते हैं कि हुमायूंनामा जो लिखी है वो कौन लिखी है, गुलबदन बेगम, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका लेखिका। तो ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम ये कौन थी, ये दोस्तों बाबर की बेटी थी। ये कौन थी, बाबर की बेटी थी। तो गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की बेटी थी और उसी ने जो है हुमायूंनामा की रचना की थी और वो जो है लेखिका थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या थी, लेखिका थी। 17 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं का भाई कौन था। हुमायूं के यहाँ पर भाई की बात हो रही है, कामरान, अस्करी, हिंदाल या फिर उक्त सभी। तो दोस्तों 18 का बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे, वो है उक्त सभी। यानी कि दोस्तों हुमायूं का जो भाई है वो कामरान भी था, अस्करी भी था और हिंदाल भी था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि गुलबदन का जो है हुमायूं किस तरह का भाई था, तो दोस्तों वो सौतेला भाई था। ध्यान रखना, गुलबदन बेगम का जो हुमायूं भाई था वो किस प्रकार का था, सौतेला भाई था। और गुलबदन बेगम जो है वो किसकी पुत्री थी, अभी हमने आपको बताया गुलबदन बेगम जो है बाबर की बेटी थी, बाबर की पुत्री थी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको कभी भी डाउट नहीं होना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछ दे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं वो हुई थी 1526 में। किसके किसके बीच हुई थी, वो भी हमने आपको कई बार बताया है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों सबसे पहले लड़ाई हुई थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई है वो कब हुई थी, तो दोस्तों आपको वहां पर जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना है 1556 को। कभी कभी आपको डेट भी पूछ देता है, तो डेट अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, वो है 5 नवंबर को। कब हुआ था, 5 नवंबर को। तो दोस्तों 5 नवंबर 1556 को पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। ये दोस्तों आपके अकबर के बीच, किसके बीच, अकबर और एक और नाम था जिसका नाम था हेमू। ध्यान रखिएगा, हेमू। ठीक है, हेमू, अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, हेमू का पूरा नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रम आदित्य, हेमचंद्र विक्रम आदित्य। तो पहली लड़ाई जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ज्यादातर आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और कब हुई थी, 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में। तो डेट अगर याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, वैसे कभी पूछा नहीं है इस तरीके से, खाली आपको 1526 ही पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। जो द्वितीय लड़ाई है वो 5 नवंबर 1556 के बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच। और दोस्तों जो तीसरी लड़ाई है वो कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है, 1761 को। ठीक है, 1761 को दोस्तों पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और एक आपका नाम क्या था उसका, जी हाँ, सदाशिव राव। ठीक है, तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली हो गया और एक सदाशिव राव हो गया। ये दोनों के बीच जो है पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, पहली लड़ाई दोस्तों वो आपकी हुई थी 1526 को, द्वितीय लड़ाई दोस्तों वो हुई थी 1556 को, और तृतीय लड़ाई वो हुई थी दोस्तों 1761 को। पानीपत की तीनों युद्ध के बारे में से एक क्वेश्चन तो आपका रखा हुआ, 100% आपके एक प्रश्न यहां से दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं दोस्तों ताकि आपको बार बार सभी क्वेश्चन को रिपीट कराते रहूं, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे और आप आराम से जाकर के एकदम सही आंसर वहां पर लिख सको। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। काफी मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। देखिए कृष्णदेव राय का शासनकाल है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 20 के राइट आंसर आपको फटाफट लिखना है कि कृष्णदेव राय के जो है शासनकाल वो क्या है। 20 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 1509 से लेकर के 1529 ईसा पूर्व। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, ये जो है कृष्णदेव राय का शासनकाल है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था। बात हो रही है यहाँ पर निकोलो कोंटी की, वो किसका था, इटली का, मोरक्को का, इंग्लैंड का, फ्रांस का। बिल्कुल दोस्तों 21 के जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे इटली का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो निकोलो कोंटी है वो इटली का यात्री था। 21 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इटली का। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी। मीरा थी, अंडाल था, या फिर कराईकल था, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो 22 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है आपके उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये जो महिला संत है निम्न में से कोई भी नहीं थी।
अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, रामानंद जो है वो किसके शिष्य थे, या फिर रामानंद के शिष्य कौन थे, रामानंद के शिष्य कौन थे, रैदास, कबीर, पीपा, उक्त में से सभी। तो दोस्तों 23 की जो राइट आंसर आपको जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है उक्त में से सभी। तो रामानंद के जो शिष्य है वो रैदास भी थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कबीर भी थे, पीपा भी थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, कृष्ण को कौन अपना पति मानते थे, कृष्ण को कौन अपना पति मानते थे, मीरा, अंडाल, कराईकल या फिर उक्त में से सभी। तो बिल्कुल 24 के आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों मीरा, ठीक है। तो दोस्तों कृष्ण को जो है अपना पति मानते थे कौन, मीरा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली, यानी कि किसका यात्रा वृत्तांत था। अब आप लोग पूछेंगे कि ये यात्रा वृत्तांत जो है वो किसका है, वो आपका इब्न बतूता का है, जिसका मैंने आपको नाम बताया था रिहला। क्या बताया था, रिहला। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न कि इब्न बतूता जो है वो क्या लिखते थे, कौन से रचनाकार है, उसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो दोस्तों वो है रिहला, या फिर कभी कभी वो रिहला दे देगा। अल बुरुनी का दोस्तों किताबुल हिंद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली थी। तो दोस्तों यहाँ पर 25 की जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे इब्न बतूता, क्योंकि यात्रा वृत्तांत जो है वो इब्न बतूता ने ही लिखा था। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, किताबुल हिंद जो है उसके कुल कितने अध्याय में विभक्त है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि किताबुल हिंद जो है वो इसके रचयिताकार कौन है, ये किसने लिखा है, तो दोस्तों आपको राइट आंसर क्या लगाना है, बिल्कुल आपको लगाना है अल बिरूनी, ठीक है। और अगर पूछ दे कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई तो आपको वहां पर लगाना है अरबी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुल कितने अध्यायों में बांटा हुआ है, विभक्त है। तो दोस्तों 26 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 80, ठीक है। तो किताबुल हिंद जो है वो 80 भागों में बांटा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का जो इकाई है वो क्या था। 27 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है महल। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व यानी कि जो टैक्स लेने का जो एक प्रकार का इकाई था वो था दोस्तों महल। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संताल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। हमने आपको कई बार बताया है संताल विद्रोह के बारे में, आपके बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है सिद्धू ने। तो दोस्तों संताल विद्रोह जो है कब हुआ था, कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है, 1855 को, ठीक है। तो दोस्तों संताल विद्रोह जो है वो 1855 से लेकर के 56 के बीच हुआ था। अगर आपको डेट दे दे 1855 तो आपको 1855 लगाना है, और अगर आपको पूछे कि 1855 से 56 तो वो भी लगाना है, क्योंकि बहुत देर तक चला था, ठीक है। तो संताल विद्रोह का जो नेतृत्व दोस्तों वो सिद्धू ने किया था, और ये आंदोलन कब हुआ था, 1855 में हुआ था। इस विद्रोह में दोस्तों यानी कि संताल विद्रोह में लगभग 30,000 संथालियों को अंग्रेजों ने गोली से मार दिया था, ठीक है। तो बड़ी ही दुग्ध वाली कहानी है ये। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था उसी समय संथालों को लगभग 30,000 जो संथाल को गोली से मार दिया था, गोली से, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी पर से कब हटाया गया था, 1840 को, 1865 को, 1885 को, 1856 को। बिल्कुल दोस्तों फटाफट आप लोग को राइट आंसर कमेंट करना है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है 1856 को, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि संताल विद्रोह कब हुआ था तो 1855, और जस्ट एक साल के बाद यानी कि अवध के जो नवाब थे जिसका नाम था वाजिद अली शाह, उसी को 1856 में गद्दी से हटा दिया था। तो 29 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, झांसी में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि झांसी में जो 1857 की जो क्रांति हो रही थी उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो आपको राइट आंसर डायरेक्ट आंसर लगा देना। जी हाँ, 30 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो बिल्कुल इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे वो है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर पता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि दिल्ली में जो है इसका यानी कि 1857 की जो क्रांति हो रही थी उस समय दिल्ली में जो है नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों वो क्या था, बहादुर शाह द्वितीय ने। अगर कभी अगर आपको क्वेश्चन पूछे झांसी के बारे में तो बिल्कुल आपके हो जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई। और अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ दे कि लखनऊ में जो 1857 की जो क्रांति हो रही थी उसका नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने किया था। ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल जो है वो कहां पर किए थे, लखनऊ में। और अगर कभी क्वेश्चन आपको पूछ दे कि कानपुर में किसने किया था तो नाना साहेब और तात्या टोपे ने, ठीक है। तो दोस्तों कानपुर में जो है नाना साहेब और तात्या टोपे ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने। ये सभी आप हो सके तो लिख लीजिए या फिर आप अच्छे से इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू किया था।
देखिए ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि दिल्ली में बहादुर शाह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इसमें से दोस्तों कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपका हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो हो सके तो आप लोग कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सबसे पहले शुरू करवाया था? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए एनफील्ड राइफलों का जो इस्तेमाल है वो किसने सबसे पहले शुरू करवाया था? हेनरी हॉर्डिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड केनी ने। 31 का दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, वो है हेनरी हॉर्डिंग ने। ऑप्शन आपके ए जो है 31 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन हमने आपको कल भी करवाया था और आपको मालूम है प्लासी का युद्ध दोस्तों क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये युद्ध जो है वो प्लासी नामक जगह पर हुई थी। कब हुई थी? 1757 में हुई थी। इसके दोस्तों दो आदमी के बीच हुआ था, एक था बंगाल का नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला, और दोस्तों दूसरा कौन था जो कि अंग्रेजों की तरफ से था, वही आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन आपके बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था? वो था लॉर्ड क्लाइव। और दोस्तों उल्टे यानी कि बंगाल का जो नवाब है वो कौन था? वो था दोस्तों सिराजुद्दौला। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, सर्वप्रथम भारत में रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? आपको मालूम होना चाहिए सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो भारत में रेल जो है वो कहां से कहां तक चली गई थी? फटाफट आप लोग बोलेंगे। जी हाँ, 33 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे, वह बंबई से थाने के बीच, ठीक है। तो सबसे पहले भारत में रेल जो है कहां से कहां तक चलाई गई थी? बंबई से थाने के बीच। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कब चलाई गई थी, तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे पहले जो रेल है वो भारत में कब चली थी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, हम आपको लास्ट में आंसर देंगे। देखिए भारत में औपचारिक जनगणना कब शुरू हुई थी? 1875 में, 1873 में, 1881 में, 1872 में। तो फटाफट आप लोग बताएंगे कि भारत में जो औपचारिक गणना है वो कब शुरू हुई थी? बिल्कुल 34 के राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, वो है 1872 ईस्वी में। चलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसका जवाब दे भी दिया। तो भारत में जो सबसे पहले रेल है वो कहां से कहां तक चलाई गई थी? बिल्कुल बंबई से थाने तक के बीच। और कब चलाई गई थी? तो आपको एक क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को याद रखना होगा 1853 में। तो सबसे पहले भारत में जो रेल है वो 1853 में चलाई गई थी, अप्रैल के महीने में, लगभग 16 अप्रैल या कुछ होगा, ठीक है। लेकिन आपको डेट अक्सर पूछता है तो 1853 याद रखिएगा। और कहां से कहां तक? बंबई से थाने के बीच। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि भारत में औपचारिक जनगणना कब हुई थी? बिल्कुल आपके 1872 ईस्वी, 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना के बारे में बात हो रही है। बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे, वो है 5 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बिल्कुल 36 के जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है दोस्तों महात्मा गांधी ने। ऑप्शन आपके बी 36 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट बताएंगे कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किसने किया था? अली बंधु ने, खा बंधु ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने। 37 के दोस्तों आपके राइट आंसर जाएंगे वो है दोस्तों खां बंधु ने। ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो हम लोग जानते हैं 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में, जस्ट 1 साल के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने किया था? खां बंधु ने किया था। बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा कब किया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की जो घोषणा है वो कब किया था? 11 अगस्त को, 16 अगस्त को 1945, या फिर 16 अगस्त 1950, या फिर 9 अगस्त 1945। 38 के दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके 16 अगस्त 1946। ऑप्शन आपके बी 38 का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उक्त में से कोई नहीं। जो भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। और ये जिम्मेदारी दोस्तों आप लोगों की है कि ये वीडियो को आपको शेयर भी करना चाहिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उसको भी इस वीडियो का फायदा हो, ठीक है। वो भी एग्जाम में दोस्तों अच्छे मार्क्स गेन करे, क्योंकि जो भी अभी दोस्तों कम मार्क्स से लेके आता है उसको दोस्तों बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती है जो कि अभी आपको नहीं पता चलेगा, आपके सीनियर से आपको पता चलेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए और आप भी अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कीजिए। देखिए 39 का राइट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएंगे, वह पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो हिंदू महासभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पंडित मदन मोहन पंडित मदन मोहन मालवीय थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जो सरकार है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब बनी थी? यहाँ पर एक हिंट आपको दे दिया है कि ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी, लेकिन कब बनी थी?
40 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वह 26 जुलाई 1945 को। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम आपको ये सभी क्वेश्चन अभी करवाएंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी हम आपको ये सभी क्वेश्चन को करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव भी करेंगे तभी दोस्तों आप कुछ लिख पाएंगे, एक दो बात, एक दो लाइन एक्स्ट्रा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके जो है वो किन किन पदार्थों से बनाए जाते थे। अब यहाँ पर आप आंसर देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो मनके है वो अनेक पदार्थों से बनाए जाते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में मनके जो है वो किन किन चीजों से बनाए जाते थे, तो दोस्तों वो जो है अनेक पदार्थों से बनाए जाते थे। उन पदार्थों में एक आपका था अर्ध बहुमूल्य पत्थर, एक था आपका सेलखड़ी जिससे कि मोहर बनाया जाता था, एक था फयांस, एक था मिट्टी, एक था तांबा, एक था कांसा, एक था सोना, एक था शंख। ये सभी दोस्तों प्रमुख थे क्या बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, मनके चैप्टर का नाम ही क्या है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये दोस्तों विभिन्न आकार के होते थे, जैसे कि चक्राकार हो गया, बेलनाकार हो गया, गोलनाकार हो गया, ढोलाकार हो गया। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहा की खोज नहीं हुई थी। लोहा को छोड़ करके जितने भी दोस्तों लगभग धातु है वो सभी जो है हड़प्पा सभ्यता में पाए जाते थे, और उसी से जो है मनके बनाए जाते थे, जैसे कि आपने यहाँ पर आंसर देखा। आपको इसी तरीके से आंसर दे देना है। देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या था कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे। अशोक के अभिलेख जिसने धम्म की शुरुआत की थी, अशोक का 13वां शिलालेख, आपने कलिंग विजय का जो है क्या विवरण जो मिलता है वो कौन सा विवरण मिलता है, अशोक का 13वां शिलालेख में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अशोक के अभिलेख जो है वो कितने प्रकार के थे। अब उसका आंसर देखिए कि अशोक के अभिलेख जो है दोस्तों वो मुख्यतः से 3 प्रकार के थे। एक आपका था स्तंभाभिलेख, एक था आपका शिलालेख, एक था आपका दोस्तों गुहालेख। ठीक है, तो ये 3 जो है अभिलेख थे मुख्य तौर पर किसके, अशोक के। स्तंभ लेख के भी दोस्तों 2 रूप थे। ये जो आपका स्तंभ लेख है, स्तंभाभिलेख जो भी आप पढ़ सकते हैं, स्तंभाभिलेख। ठीक है दोस्तों, इसके भी जो है टोटल 2 रूप थे। वो रूप क्या क्या था, पहला लघु स्तंभ लेख, दूसरा आपका वृहत स्तंभ लेख। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन सिर्फ पूछा था कि अशोक के जो है अभिलेख कितने प्रकार के थे, उसको लिखने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अशोक के प्रकार के ही लिख देना, जो कि 3 प्रकार के थे बस। लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको कभी पूछ दे कि स्तंभ जो लेख था उसके कितने रूप थे, तो दोस्तों उससे 2 रूप थे। एक आपका था पहला लघु स्तंभ लेख, दूसरा था आपका वृहत स्तंभ लेख। और शिलालेख भी दोस्तों लघु एवं वृहत दोनों रूपों में थे। गुहालेख जो है वो प्रायः पहाड़ों पठारों को काटकर बनाए गए थे। गया में अशोक कालीन बराबर की पहाड़ी एवं नागार्जुनी पहाड़ी गुलालेख के रूप में मौजूद है। ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बस आपको थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ही छोटा होता है। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका कि प्राचीन संहिता में वर्णित विवाहों को कितने प्रकार के थे। तो हमने आपको बताया था कि प्राचीन संहिता में जो वर्णित विवाहों के जो प्रकार है वो कितने हैं, ये आपको सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप उसका आंसर क्या है दोस्तों कि धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों, जैसे आपका वैधायन हो गया, धर्मसूत्र हो गया, मनुस्मृति हो गया। मनुस्मृति की रचना किसने किया था, बिल्कुल मनु ने किया था। ठीक है, तो वैधायन हो गया, धर्मसूत्र हो गया, मनुस्मृति हो गया। इसमें दोस्तों विवाह के जो है टोटल 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने, 8 प्रकार के। आपको पूछे भी जाते हैं कितने प्रकार के बताए गए हैं, 8 प्रकार के। दोस्तों ये कौन कौन से समझिए, आपका सबसे पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, और 5वां है आपका असुर विवाह, 6ठा है गंधर्व विवाह, 7वां है राक्षस विवाह, और 8वां आपका है पैचास विवाह। लेकिन दोस्तों आपको 4 ही पढ़ाया गया है, तो आपको 4 ही लिखना है, ज्यादा आपको नहीं लिखना। बस आपको ये लिख देना है कि टोटल 8 प्रकार के होते हैं। इन विवाहों में 1 से 4 तक मान्य विवाह और 5 से 8 तक अमान्य विवाह माने जाते हैं। ये पॉइंट को आपको जरूर लिखना है कि ये जो 8 विवाह है इसमें से जो 1 से 4 है उसको क्या माना जाता है, 1 से 4 को दोस्तों मान्य विवाह, और जो 1 से 8 है 5 से 8 उसको माना जाता है अमान्य विवाह। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके क्या था कि सूल ए कुल की नीति क्या थी। क्या है क्वेश्चन आपका कि सूल ए कुल, इसकी जो नीति है, इसकी जो पॉलिसी है वो क्या थी। अब इसका आंसर देखिए, सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है, तो प्लीज हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो दोस्तों आपके दिमाग में जो है कहीं ना कहीं ये चीज आपके बैठे रहेंगे, और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कम 1 या 2 लाइन जरूर लिख लोगे। ठीक है, नहीं मामू से काना मामू, आप तो सुने होंगे, नहीं मामा से काना मामा भला। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। देखिए अगला प्रश्न क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि सुलह कुल की नीति क्या थी। तो देखिए सुलह कुल की नीति क्या थी, हम लोग इसको समझते हैं। देखिए अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अकबर जो है वो कौन सी नीति, सुलह कुल की जो नीति है वो कौन से शासक ने अपनाया था, अकबर ने जिन्होंने दीनी न्याय की शुरुआत की, अकबर जिन्होंने तंबाकू की शुरुआत की, अकबर जो कि तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था, आपको मालूम होना चाहिए 1663 को। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि तीर्थ यात्रा कर को जो है कौन से शासक ने समाप्त किया था, तो दोस्तों वो जो है अकबर ने समाप्त किया था। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा
जी हाँ, तीर्थ यात्रा कर हुआ बिल्कुल अकबर होगा आपका 1663 होगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि अकबर ने सुलह की कुल की नीति वो अपनाई थी, इसका अर्थ क्या होता है कि सबसे शांति और मेल जोल रखने का सिद्धांत। ठीक है, तो सुलह ए कुल यानी कि दो आदमी के बीच सुलह करना, तो इसका मतलब ही हुआ कि सबसे शांति और मेल जोल रखने का सिद्धांत। अबुल फजल सुलह ए कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला मानता था। सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए थे। तो ये हो गया आपके सुलह ए कुल की नीति जो कि अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय लिखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय लिखे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों आपको जजिया कर के बारे में पूछता है, जैसे कि आपको मालूम है तो जजिया कर जो किससे लिया जाता था, वो जिम्मियों से लिया जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि कबीरदास जी का जो संक्षिप्त परिचय लिखे, यानी कि कबीरदास के बारे में शॉर्ट में आपको उसका परिचय देना है। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट, ध्यान रखना। संक्षिप्त का मतलब क्या हो गया, यानी कि छोटे में, कम शब्दों में। देखिए कबीरदास का दोस्तों जन्म जो है वो कब हुआ था, 1425 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना, कबीरदास का जो जन्म है वो 1425 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी में लहतारा के पास एक तालाब के समीप, एक तालाब के नजदीक में नीमा को बच्चा मिला था। ठीक है, एक इसको बच्चा मिला था, नीमा को। तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी में, कहां पर, वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप, एक तालाब के नजदीक नीमा को बच्चा मिला। उसके पश्चात उनका जो पालन पोषण है वो दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। तो कबीरदास जी का जो पालन पोषण है वो किसके किसके द्वारा, नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा, जो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कबीर का दोस्तों अर्थ क्या होता है, महान होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों उसका मतलब होता है महान। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के भक्त कवि थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देकर समाज में क्रांतिकारी विचार प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो कभी कभी आपको कबीरदास के बारे में पूछ देगा, संक्षिप्त बायोग्राफी, संक्षिप्त जीवनी, तो आपको जो है सही आंसर देना है। अब देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर क्या था आपका कि सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना, सूफीवाद में सिलसिला। आज हम लोग समझेंगे कि सूफीवाद में जो सिलसिला है उसका अर्थ क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए सिलसिला का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो है आपकी जंजीर, जो कि शेख और मुरीद के बीच के निरंतर रिश्ते के घोतक है। इस जंजीर की जो पहली कड़ी है वो पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों आपको उसका आंसर देना है जंजीर। क्या देना है, जंजीर, जो कि शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते को, लगातार रिश्ते का क्या है, घोतक है। ठीक है, इस जंजीर की जो कड़ी है दोस्तों वो पैगंबर मोहम्मद यानी कि प्रोफेट मोहम्मद, ठीक है, या फिर नबी बोलते हैं, तो दोस्तों नबी मोहम्मद साहब से जुड़ी है। इस कड़ी के मार्फत पैगंबर मोहम्मद साहब एवं पीर गुरु की आध्यात्मिक शक्ति एवं आशीर्वाद उनके इस जंजीर से अंतिम छोर तक जुड़े मुरीदों तक पहुंचाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इस शक्ति से, आशीर्वाद उनकी इस जंजीर से अंतिम छोर तक जुड़े मुरीद जो होते हैं उस तक पहुंचाता है। तो एक प्रकार का क्या है, ये जंजीर है। ठीक है, ये आपका सिलसिला का मतलब कि वो सिलसिला चलते आ रहा है। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पर बोल रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या था कि अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त, ध्यान रखिएगा, ये अस्थायी बंदोबस्त के बारे में आपको पूछा भी गया है। तो अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ था, इसका आंसर को देखते हैं। देखिए अस्थायी बंदोबस्त के जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस सन 1786 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है, तो दोस्तों वो है कॉर्नवालिस। कौन है, कॉर्नवालिस। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त के जो जनक है वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने 1786 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भू राजस्व की, यानी कि एक प्रकार का टैक्स की अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लागू की गई थी। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मानते हुए उन्हें नियत तिथि पर निश्चित राजस्व सरकार के पास जमा करना पड़ता था। यानी कि इसमें जो जमींदार थी जो वो राजस्व किया था कौन से राज्य पर, एक आपका बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, ये आपके 3 राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भू राजस्व की स्थापना किए थे, किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें क्या था दोस्तों कि जमींदारों को जो है भूमि का स्वामी मानते हुए उन्हें नियत तिथि पर निश्चित राजस्व जो है सरकार के पास जमा करना पड़ता था। राजस्व दर दोस्तों वो सरकार बढ़ा नहीं सकती थी। ठीक है, तो राजस्व दर जो है वो सरकार बढ़ा नहीं सकती। अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को लाभ हुआ।
निश्चित आय के आधार पर अब नई योजनाएं बनकर उनका क्रियान्वयन कर सकती थी। लगान वसूलने का खर्च और परेशानी की खत्म हो गई। इस नीति से दोस्तों बंगाल में आंतरिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया। लगान की अनिश्चितता समाप्त होने से किसान कृषि की ओर लौटने लगे, जिससे कृषि का विकास हुआ तथा उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग धंधों तथा व्यापार की स्थिति में विकास देखने को मिला। तो आपको आंसर जो है कुछ इस प्रकार लिखना है। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ, आपको यही चीज लिख देना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। आपको मालूम होना चाहिए ब्रिटिश शासन जो है वो संथालों को पहले रहने के लिए जगह देता है, लेकिन बाद में दोस्तों उसी के पास से लगान और टैक्स लेने लगता है। इसीलिए संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। कब किया था, मैंने आपको इसी वीडियो में करवाया कि 1855 में किया था। कब किया था, 1855 में। सिद्धू, ठीक है, ध्यान देखिए किसने किया था, सिद्धू ने। अब देखिए संथालों ने आखिर विद्रोह क्यों किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो देखिए यह विद्रोह दोस्तों संथालों के नेता जिसका नाम था सिंधु तथा कान्हू, इन दोनों के नेतृत्व में किया गया था। तो दो नाम आपका यहाँ पर आ चुका है, एक आपका था सिंधु, एक था आपका कान्हू। ठीक है, तो दोस्तों ये विद्रोह जो था यानी कि संथाल विद्रोह, इसके नेता कौन थे, सिंधु थे और कान्हू थे। ठीक है, यह विद्रोह दोस्तों भूमि कर यानी कि जो जमीन के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था, भूमि कर, वो अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार, यहाँ पर आपका अत्याचार होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के अत्याचार के खिलाफ किया गया था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अंग्रेज जो है वो किसी से भी डायरेक्ट पैसा नहीं लेता था। वो क्या करता था, बड़े बड़े जमींदार को, बड़े बड़े साहूकार को और बड़े बड़े जो उस समय लोग होते थे उसी को पकड़ता था और उसी से जो है एक साल के अंदर में यानी कि एक साल बाद करके उससे जो है टैक्स लेता था। और जमींदार क्या करते थे, वो जो है छोटे छोटे किसानों से, छोटे छोटे मजदूरों से टैक्स लेकर के अंग्रेजों को देते थे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का वहां पर सिस्टम होता था। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएंगे 9। ये क्वेश्चन क्या है कि 1857 ईस्वी की विद्रोह में कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। देखिए सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप ध्यान से देखेंगे। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की जो है क्या भूमिका थी। बात हो रही है यहाँ पर कुंवर सिंह की, तो राइट आंसर आपको लगाना है कि बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर में जन्मे जमींदार जिसका नाम था वीर कुंवर सिंह। ठीक है, उसी ने दोस्तों 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किया था। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का, तो दोस्तों आपको राइट आंसर क्या लगाना है, वीर कुंवर सिंह। अभी हमने आपको बताया। ठीक है, लखनऊ में आपको कौन होगा, दिल्ली में कौन होगा, ये सभी मैंने आपको दोस्तों कई बार बताए हैं। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि दिल्ली में जो है बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह ने किया था। जैसे कि अभी आप यहाँ पर सुन रहे हैं बिहार में यानी कि जगदीशपुर में किसने, वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, और कभी कभी पूछ देगा कि लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, तो दोस्तों वहां पर आपको बेगम हजरत महल लगा देना है। और कानपुर में जो है नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। और नाना साहेब और तात्या टोपे नाना साहेब और बेगम हजरत महल जो है वो भाग करके कहां चले गए थे, अंग्रेजों के डर से, या फिर जैसे भी बोले वो नेपाल चले गए थे। अब देखिए क्वेश्चन 9 क्या था, हम लोगों ने भूल चुके हैं। 1857 की क्रांति में यानी कि विद्रोह में जो वीर कुंवर सिंह है उसकी क्या भूमिका है, बस यही आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए क्या था कि बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर में जन्मे जमींदार वीर कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किया और अंग्रेज 80 वर्षीय वीर योद्धा से पनाह मांग ली थी। ये जो है 80 वर्षीय वीर योद्धा थे, इससे क्या मांग लिया, पनाह मांग ली थी। कौन, अंग्रेज। वे उत्तर प्रदेश की ओर निकले। वहां आजमगढ़ में अंग्रेजों से उन्होंने भीषण युद्ध किया था। गंगा पार करते समय उनकी बाह में गोली लग गई थी, किसकी, वीर कुंवर सिंह की। उन्होंने अपनी जख्मी बाह को तलवार से काटकर गंगा को समर्पित कर दिया। ठीक है, लेकिन गोली के जहर से वे मुक्त नहीं हो सके और जगदीशपुर में ही 27 अप्रैल 1858 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बहुत ही दुख भरी कहानी ये भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संथालों को जो लगभग 30,000 संथालों को गोली से मार दिया गया था, उसी तरह की दोस्तों ये भी कहानी जो है बहुत बड़ी दुखद कहानी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएंगे 10। क्या है कि कस्बा और गंज में अंतर स्पष्ट करें। दो चीज आपको वहां पर था, एक तो आपका ब्लैक टाउन था, एक व्हाइट टाउन था। व्हाइट टाउन में जो अंग्रेज रहते थे, ठीक है, और ब्लैक टाउन में दोस्तों भारतीय को रहने के लिए देते थे, यानी कि उसी को वो लोग ब्लैक टाउन बोलता था। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक कस्बा के बारे में पूछ रहा है और एक किसके बारे में पूछ रहा था दोस्तों, आपको गंज के बारे में। ध्यान रखिएगा, एक कस्बा के बारे में, एक गंज के बारे में, इन दोनों के बारे में आपको अंतर पूछ रहा है। तो देखिए कस्बा के बारे में आपको जब भी पूछे आपको राइट आंसर लगाना है कि ग्रामीण इलाके में एक छोटे नगर को कस्बा कहा जाता है। ग्रामीण इलाके में एक जो छोटे नगर होते, छोटे नगर, छोटे गांव नहीं है, यहाँ पर क्या है, छोटे नगर। छोटे नगर को दोस्तों कस्बा कहा जाता है, जो सामान्यतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। जबकि गंज जो है वो एक छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहा जाता है। ठीक है, तो एक छोटे नगर को कस्बा और एक छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहा जाता है। कस्बा और गंज दोस्तों दोनों जो है कपड़ा, फल, सब्जी,
दूध, ये जो है उत्पादन से संबंधित थे। ठीक है, तो उस समय यानी कि अंग्रेजों की जमाने की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो है यानी कि कस्बा और जो गंज है वो कपड़ा से, फल से, सब्जी से, दूध से, ये सभी उत्पाद से जो है संबंधित रखते थे और विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। ठीक है, तो सिर्फ दो चीज आपको याद रखना है, एक कस्बा और एक गंज। कस्बा जो है छोटे नगरों को कस्बा कहा जाता है और गंज दोस्तों वो एक छोटे अस्थायी बाजार को कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 10 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि दोस्तों पूछे जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को किया। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और वीडियो छोड़ने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि दोस्तों इससे हम लोगों का मनोबल इच्छा बढ़ेगा और फिर से आपके लिए ज्यादा से ज्यादा और वीडियो बनाएंगे। और प्लीज वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना है, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो जितने भी प्रश्न का आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको तुरंत अभी वीडियो खत्म होने के बाद आपको रिवीजन करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।